तो यहाँ एनजे का आपको निबंध हम पार्ट ये आपको पार्ट 9 होगा। इसके अंदर देखिए विकसित भारत के निर्माण के अपेक्षित आर्थिक नीतियों की बात आपके पार्ट 8 का हम निबंध पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए एनजे का ऐसे आपको यहाँ पर है पार्ट 8 होगा। इसमें आपको देखिए आपको विकसित भारत के निर्माण के अपेक्षित आर्थिक नीतियाँ आपको देखिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के बारे में हाल के दिनों में कई वैश्विक रिपोर्टों में कई जगह राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की मजबूत आवाज़ सुनने की विश्व की बढ़ती जिज्ञासा जैसे कई घटनाओं ने देखिए यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के बारे में हाल के दिनों में कई वैश्विक रिपोर्टों में कई जगह राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की मजबूत आवाज़ सुनने की विश्व में बढ़ती जिज्ञासा जैसे कई घटनाओं ने भारत की एक उभरती हुई महाशक्ति तथा विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ते भारत कदमों को स्वीकार किया जाने लगा है। इसने सहसा ही कई उम्मीदों सपनों को प्रत्येक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के बारे में हाल के दिनों में कई वैश्विक रिपोर्टों में कई जगह राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की मजबूत आवाज़ सुनने की विश्व में बढ़ती जिज्ञासा जैसे कई घटनाओं ने भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति तथा विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ते भारत के कदमों को स्वीकार किए जाने लगा है। इसने सहसा ही कई उमंगों सपनों को प्रत्येक भारतीयों ने जगाया है। इसने सहसा ही कई उमंगों सपनों को प्रत्येक भारतीय ने जगाया है कि कैसे भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा, कैसा बेहतर भारत का भविष्य होगा। विश्व के प्रत्येक मंचों पर भारत की स्वीकार्यता को देखना जीवन का सबसे बड़ा सपना प्रत्येक भारतीयों ने सदियों से देखा है। इस सपने को हकीकत में बदलते देखना वह भी अपने जीवन में प्रत्येक भारतीय को रोमांचित करता है। सदियों से सफेरों का देश कहलाने वाला भारत क्या वास्तव में अपनी गरीबी, बेरोजगारी, जाति विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, आंतरिक संकट, नक्सलवाद, अलगाववाद, कुपोषण, भूखमरी के युद्ध से बाहर निकल पाएगा? यदि हाँ, तो हमें कुछ प्रश्नों विचार करना होगा कि पहला, विकसित भारत का अर्थ क्या है हमारे लिए? दूसरा, विकसित भारत बनने के लिए हमारी अपेक्षित नीतियाँ क्या होनी चाहिए? तीसरा, वर्तमान आर्थिक नीतियों में क्या क्या खामियाँ हैं? जिससे विकसित भारत बनने का आदर्श पूरा नहीं हो पाया? फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया चौथा, देखिए साथ ही विकसित भारत बनने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विकसित भारत बनने के मार्ग में कौन चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है? और अंत में क्या केवल अपेक्षित आर्थिक नीतियों के माध्यम से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा या कई अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करना होगा? इस तरह हमें कई प्रश्नों विचार करते हुए भारत के विकसित बनने की विकास यात्रा का समग्र अवलोकन करना होगा। अब पहले प्रश्न में विचार करें तो विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा भारत जिसमें सभी क्षेत्रों, सभी संप्रदायों, सभी वर्गों का समावेशी विकास हो। जीवन की बुनियादी ज़रूरतें आसानी से सुलभ तरीके से किफ़ायती दर से लोगों को मिल सके। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सामंजस्य, सहयोग हो। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, विनिर्माण क्षेत्र, विश्व व्यापार, पर्यावरण के साथ विकास को प्राप्त किया जा सके। अमेरिकी यूरोपीय संघ जापान जैसे भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त करें ही, साथ ही स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देशों के समान मानव विकास सूचकांक, लिंग समानता सूचकांक जैसे विविध पैमानों पर भारत अग्रणी बनकर उभरे। हाल के दिनों में यहाँ जो कहा गया कि हाल के दिनों में विशेषकर आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद तेजी से बढ़ती आर्थिक विकास की भारत के सेवा क्षेत्र में बढ़ती भारत की वैश्विक उपस्थिति, अंतरिक्ष क्षेत्र नीति, नए कारनामे, इतिहास रचना, इसरो, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक, रक्षा विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में भारत की बढ़ती महत्ता ने भारत को विश्व महाशक्ति तथा विकसित राष्ट्र बनने के सपने को करीब ला दिया है। 2008 की आर्थिक मंदी के युग में जहाँ विकसित देश में हाहाकार मचा, तो वहीं भारत तेजी से आर्थिक
विकास पथ पर दौड़ रहा था, लेकिन इससे बहुत खुश होने की या उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कई देश हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे देश हैं जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए हैं या बाद में स्वतंत्र हुए, उनकी विकास यात्रा हमसे बेहतर है। चीन, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग जैसे देश तो हमसे कई मामलों में बेहतर है। आखिर क्यों? इस पर विचार करें तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो हमने आर्थिक नीति अपनाई, जिसमें आयात प्रतिस्थापन नीति, आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्पादन वितरण सभी कार्य राज्य के द्वारा संपादित करने, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली इत्यादि कारण कई फायदे तो हुए हैं, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नियमों प्रक्रियाओं की जटिलता, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंसिंग प्रणाली, यूनियनवाद, प्रशासन की अकर्मण्यता इत्यादि ने हमें उतनी सफलता नहीं दी जितनी की अपेक्षा थी। देखिए, इसलिए अब समय आ गया कि यदि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो अपेक्षित आर्थिक नीतियों को अपनाना होगा। इसके लिए हमें कई आर्थिक क्षेत्रों पर संवेदनशीलता, भविष्योन्मुखी नीति को अपनाना होगा। सबसे पहले हमें कृषि नीति को वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रभावी बनाना होगा, चूँकि अभी भी 70% लोग आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। लोगों की जीवन मरण का संबंध कृषि से है। अतः कृषि को लाभदायक बनाने के लिए अवसंरचनात्मक विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, निजी क्षेत्र द्वारा भंडारण, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में निवेश करने को प्रोत्साहन देना होगा। साथ ही बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय किसानों की WTO तथा अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठन में हितों को अक्षुण्ण बनाकर रखना होगा। साथ ही भारत में कृषि को लाभ का व्यवसाय बढ़ाने, तकनीकी प्रगति, मशीनीकरण, जोतों को आर्थिक उत्पादक बनाना होगा, भूमि सुधार करना होगा, साथ ही कृषि को वैज्ञानिक भी बनाना होगा। लेकिन साथ ही कृषि के ऊपर निर्भरता को कम करके विनिर्माण क्षेत्र में, जिसमें रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा है, का विकास करना होगा। अभी भी निर्माण क्षेत्र की GDP में 25% लगभग भूमिका है, इसे बढ़ाना होगा। चीन, जापान, अमेरिका इस दिशा में बहुत आगे हैं। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून, निवेश की उदारीकृत प्रणाली, सिंगल विंडो सिस्टम, लाल फीताशाही की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। प्रक्रियागत जटिलता, प्रशासन की अकर्मण्यता, आधारभूत ढांचे का विकास करना होगा। इसके लिए चीन की तरह सेज वाली व्यवस्था को सख्ता संवेदनशीलता के साथ लागू करना होगा। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता, महारत को बनाए रखना होगा। विकसित देशों के साथ वीजा प्रणाली के उदारीकरण, मुक्त श्रम प्रभाव को बढ़ावा देना होगा। साथ ही एक उचित विदेश व्यापार नीति को अपनाना होगा। फोकस अफ्रीका, फोकस लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया इत्यादि देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाना होगा। विविधता लानी होगी। इसके अतिरिक्त नवाचार, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में शोध अन्वेषण बढ़ाना होगा, ताकि विश्व की आर्थिक प्रगति में इसका प्रभावी उपयोग हो सके। इस तरह विकसित राष्ट्र बनने के लिए उपयुक्त सभी आर्थिक नीतियों को दक्ष, प्रभावी, भविष्योन्मुखी, संवेदनशील, समावेशी बनाने की जरूरत है। इसके 1990 के बाद से ही निरंतर सुधार चल रहे हैं। हाल के दिनों में श्रमेव जयते, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, ई गवर्नेंस, सिंगल विंडो सिस्टम, प्रक्रियागत सुधार, नियमों को आसान बनाना, स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा निवेश का माहौल बनाने हेतु प्रयास करना, तत्परता दिखाना, मीडिया के माध्यम से निवेश सम्मेलन के द्वारा देशी निवेशकों को देश के समग्र विकास में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये समग्र आर्थिक नीतियों को बेहतर बनाने के प्रयास है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी कई बाधाएं हैं, जैसे आधारभूत ढांचे को विकसित करना, बिजली की समस्या, नीतियों में बहुलता, स्पष्टता का अभाव, कौशल विकास, मानव संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं होना। इस तरह आर्थिक नीतियों में सुधार के साथ साथ इनके मार्ग की बाधाओं को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विकसित भारत बनने का सपना केवल आर्थिक नीतियों को बेहतर बनाने से नहीं होगा, बल्कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल सुधार करना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ साथ गरीब ग्रामीण, स्वास्थ्य क्षेत्र में
देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ साथ गरीब ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना होगा। साथ ही कौशल विकास के आधारभूत ढांचे विकास तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा। सबसे बढ़कर आज भी 80 करोड़ भारतीय जो 20 रुपये प्रतिदिन खर्च करके जीवित है, इनको बेहतर भविष्य देना होगा। फिर स्वतंत्रता के 67 साल के बाद देखिए फिर स्वतंत्रता के 67 साल के बाद तक केवल 56% घरों तक ही शौचालय सुविधा का प्रसार कर पाना हमारे विकसित भारत बनने के सपने के ऊपर ही सवाल है। देखिए यहाँ देखिए लिंग भेद, आपको देखिए लिंग भेद, जातीय हिंसा, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, नक्सलवाद इस चुनौतियों को दूर किए बगैर विकसित भारत के लिए अपेक्षित आर्थिक सुधार भी विफल रहेंगे। इस तरह विकसित भारत बनने के हमें आर्थिक नीतियों को प्रभावी बनाने के साथ साथ सामाजिक बनाने के साथ साथ अन्य सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में भी बहुआयामी सुधार करना होगा। लोगों की जन भागीदारी प्रशासन में बढ़ानी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र के जैसी समस्त सुविधाएं प्रदान करना होगा। मनरेगा, यहाँ देखिए क्या कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, NRHM भारत निर्माण को धरातल पर उतारकर विकसित भारत बनने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो पाएगा। देखिए भारत निर्माण को धरातल पर उतारकर विकसित भारत बनने का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो पाएगा, तभी प्रत्येक भारतीय गर्व से कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तान हमारा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया ग्रीन इंडिया बनाम डिजिटल इंडिया, क्या हो विकास का सही पैमाना। देखिए ग्रीन इंडिया बनाम डिजिटल इंडिया, क्या हो विकास का सही पैमाना। देखिए जब से हमने विकास के पथ पर उड़ान भरी है, लोग उद्योगों की चिमनियों को ऊपर उठाया है, मोबाइल क्रांति बटन दबाया है, ईमेल पर बैठकर विश्व के संदेश को सुना है, तब से हमारे झरनों का कलकल बंद हो गया। पक्षी चित्कार कर रहे हैं, नदी नाले मृतप्राय हो गए, समुद्री लहरों की झंकार गायब हो गई है। समुद्री नालों की झंकार, देखिए ऐसे विचारने प्रश्न है, क्या हमें दूरगामी विकास को वरीयता देनी चाहिए। मोबाइल इंटरनेट 2 वर्ष के बच्चे की झोली में डालकर डिजिटल जनरेशन का सपना देखना चाहिए, या प्रकृति गोद में सुगंधित वायु की लहरों में खो जाना चाहिए। झरनों झीलों के कलरव के बीच नौका विहार करना चाहिए। क्या ग्रीन इंडिया या डिजिटल इंडिया नदी के 2 छोर हैं। जब हम अपने विकास के इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का प्राकृतिक अंधाधुंध दोहन होता रहा है। आज़ादी मिली केवल मानव को, प्राकृतिक नहीं। कमोबेश हमारी जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान और जल की ऐसी थी कि हमको उद्योग धंधे का विकास तीव्र गति से करना पड़ा। मशीनें जितनी बड़ी होती गई, आदमी उतना ही छोटा होता गया। कृषि में नई तकनीकी ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि तथा मृदा कड़ा उठी। उद्योग धंधे चाहे वे सीमित क्षेत्र में हों, उनसे निकले तरल पानी ने नदियों को धूल भरी बांसुरी समान कर दिया। नम भूमियाँ समाप्त हो गई, साथ ही हमारी वायु विषैली हो गई। रात्रि की तारों की चमक को फीका कर दिया। पर्वत जंगलों को हम ऐसे साफ करते गए जैसे सड़क पर रोड चला रहे हो। नगर बने, महानगर बने, मकान बने, किंतु घर गायब हो गए। इसके परिणाम स्वरूप हमें जब सुध आई तब तक ट्रेन एक स्टेशन आगे निकल चुकी थी, लेकिन हमें तब भी प्रयास करना ही होगा तथा विकास को सतत एवं हरित विकास में बदलना ही होगा। इसके लिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश लगाना होगा। जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होगा। जरूरत से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना होगा। गांधी जी ने कहा था, पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के संसाधन है। पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के संसाधन, परंतु लालच को नहीं। इसे मूर्त रूप देना होगा। कृषि से लेकर उद्योग तक नवीन तकनीकों का समावेश करना होगा तथा स्वच्छ भारत मिशन, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना, हिमालयी पारिस्थितिकी विकास का सम्मान करना होगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद ना इसे रोके। ये प्राकृतिक तत्व किसी सीमा में रखकर सतत नहीं बन सकते। इसके लिए स्टॉकहोम, रियो, क्योटो, पेरिस सम्मेलन को सिर्फ बैठक नहीं आवाज बनाना होगा। सौर, पवन, बायोगैस, ज्वारीय तरंग लहरों को ऊर्जा का आधार बनाना होगा। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। आखिर इसकी जरूरत, देखिए यहाँ पर क्या आखिर इसकी जरूरत क्यों है। तो हम पाते हैं कि एक तरफ सोडियम लाइट में नहाती दिल्ली, मुंबई की रंगीन सड़कें हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, दूरगामी मेट्रो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लुत्फ उठाते युवक युवतियाँ, तो दूसरी तरफ पसीने में भीगा किसान है। केरोसिन के मध्य प्रकाश में बच्चों को कहानी सुनाती माँ है। यानी इतना डिजिटल गैप शायद ही विश्व के किसी
किसी कोने में हो। इसके अलावा परंपरागत व्यवस्था में बढ़ते कालेधन की समस्या, आतंकियों के नोटों का पुलिंदा अपनी 125 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ पर्यावरण दे सकेंगे, साथ ही न्यू इंडिया का सपना साकार करेंगे। वास्तव में ग्रीन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया गंगा के दो किनारे हैं, जिसके बीच से होकर ही भारतीय जीवन दृष्टि के सहित देखिए जिसके बीच से होकर ही भारतीय जीवन दृष्टि के सहित सहित सलिला बहती है। फिर आपको आगे हम देखिए क्या है कि राष्ट्र का भविष्य, देखिए राष्ट्र का भविष्य निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। राष्ट्र का भविष्य निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। यहाँ पर आपको राष्ट्र का भविष्य निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें चरित्र का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। स्वामी विवेकानंद की पंक्तियाँ हमें बताती है किसी भी राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र की उन्नति का आधारशिला शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही रखी जाती है। जब किसी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था सुनियोजित तथा गुणवत्तापूर्ण होती है तो वह राष्ट्र निसंदेह उत्कर्ष के शिखर पर आरूढ़ होता है। भारत को सोने की चिड़िया कहकर मात्र इसलिए संबोधित नहीं किया जाता था कि भारत धन धान से समृद्ध था, अपितु इस संबोधन के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भारतीय ज्ञान परंपरा भी थी। भारतीय संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था प्राचीन समय से ही सुव्यवस्थित रही है। आज भी सनातन गुरुकुल परंपरा का अनुसरण भारत के अतिरिक्त जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में किया जा रहा है। गुरुगृह अर्थात पाठशाला में अध्ययन अध्यापन की परंपरा का विकसित स्वरूप तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला देखिए गुरुगृह अर्थात पाठशाला में अध्ययन अध्यापन की परंपरा का विकसित स्वरूप तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में राजा राम के कक्षीय वातावरण के संबंध में लिखा है। गुरुगृह देखिए गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। देखिए आशा यह है कि राम हो या सांदीपनि आश्रम की कक्षाओं में ज्ञान प्राप्त श्री कृष्ण दोनों में एक महत्वपूर्ण समानता गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की है, जिससे भारत को उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हुआ है। आज विश्व में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में रामायण, महाभारत और गीता अग्रगण्य है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कक्षीय वातावरण में ही चंद्रगुप्त मौर्य सदृश हीरे को तराशा और न केवल भारत को एक सूत्र में पिरोया, अपितु सिकंदर जैसे विदेशी शासकों से भी राष्ट्र के भविष्य का संरक्षण किया। पुनर्जागरण दौरान पाश्चात्य सभ्यता ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया। उन्हें इस तथ्य का ज्ञान था कि राष्ट्र के स्वरूप तथा भविष्य का निर्माण एक सुव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही किया जा सकता है। यदि विद्यालयों कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन गुणवत्ता है तो अब अवश्य ही उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसी गुणवत्ता पर कक्षीय वातावरण का परिणाम 21वीं सदी में विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व करती पाश्चात्य सभ्यता के रूप में परिलक्षित होता है। फिर देखिए अब यदि सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए कि योग्यता कहाँ से आती है तो संभवतः उत्तर होगा कि अध्ययन से। अध्ययन हेतु दो प्रमुख मार्ग है, स्व अध्याय और विद्यालय। इन दोनों में से प्राथमिकता विद्यालय को प्राप्त होती है। देखिए क्योंकि विद्यालय में योग अध्यापकों के द्वारा आपको अध्ययन कराया जाता है। इसी के परिणाम में से एक होता है स्व अध्याय। देखिए वस्तुतः अध्ययन अध्यापन स्व अध्याय ज्ञान प्राप्ति, अध्ययन अध्यापन स्व अध्याय ज्ञान प्राप्ति, ये एक श्रृंखला की भांति सूत्रबद्ध होते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आदि विभिन्न महान विभूतियों के महानता प्राप्त करने तथा राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान के मूल में विद्यालय तथा गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संदर्भ में कला, साहित्य, व्यापार, सेवा, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विभिन्न महान व्यक्तियों का विकास हुआ है।
ये सभी व्यक्तित्व विद्यालय के ये सभी व्यक्तित्व देखिए ये सभी यहाँ जो खास बातें कही गई है, ये सभी व्यक्तित्व विद्यालय के वातावरण से गुजर कर और कक्षाओं में अध्ययन करने के पश्चात सफल हुए हैं। ध्यातव्य है कि इस नव निर्माण में भी आज कक्षीय वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि कक्षा से आशय क्या है, क्या प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु कक्षा अथवा कौशल विकास हेतु प्रदान की जाने वाली कक्षाएं इसके भाग हो सकती है। इन प्रश्नों के उत्तर को यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक उस कक्षा को पूर्वोक्त कक्षा की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है जिससे ज्ञान प्राप्ति संभव है। इस प्रकार की कक्षाओं में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की कक्षा, व्यावसायिक शिक्षा हेतु कक्षा अथवा विशिष्ट कक्षा जैसे चंद्रयान प्रक्षेपण और मंगल मिशन हेतु प्रदत्त कक्षाएं भी सम्मिलित की जा सकती है। शिक्षा से किसी देश का भविष्य निर्माण तो होता है, किंतु सदैव कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस संबंध में नेल्सन मंडेला का विचार उल्लेखनीय है। हमें शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही विश्व की सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। हमें शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही विश्व की सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा के उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से विश्लेषण किया जा सकता है। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। आज भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्थान पर डिग्रियां बांटने पर जोर दिया जा धन बल के माध्यम से डॉक्टर इंजीनियर तैयार होते देखे जा सकते हैं, जो एक कटु सत्य है। योग छात्र सरकार के स्थान पर निजी क्षेत्र का रुख करने से निजी क्षेत्र का रुख करने से नहीं हिचकिचाते हैं। विद्यालय कक्षा को प्राथमिकता देने के स्थान पर कोचिंग संस्थाओं को वरीयता दी जा रही है। इससे विद्यालय कक्षा में गुणवत्ता का ह्रास दिखाई देता है। रोजगार की समस्या देखिए, विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है। इसका कारण संभवतः यह भी हो सकता है कि जिस क्षेत्र में वे रोजगार तलाश कर रहे हैं उनमें तत्व संबंधित योग्यता का अभाव हो। प्राथमिक शिक्षा की देयता। केंद्रीय विद्यालय के अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित सरकारी प्राथमिक स्कूलों में आम जनता अपने बच्चों का पंजीकरण कम कराती है। परिणामतः प्रत्येक गली में प्राइवेट पब्लिक स्कूल कुकुरमुत्ते की भांति दिखाई देते हैं। फिर देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य भी चुनौतियाँ जैसे कि नूतन शिक्षण पद्धति की आवश्यकता, वैज्ञानिक यंत्रों की कम सर्वसुलभता आदि भी है जिनके निवारण की परम आवश्यकता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा सूचनाओं का संग्रहण मात्र नहीं है, अपितु यह एक सतत प्रणाली जिसमें व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है जो निरंतर उसका व्यवहार बनता चला जाता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो सुशिक्षा के वातावरण में उन्नत भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। भारत के संदीप देखिए, भारत के भविष्य के निर्माण के संदर्भ में पूर्ववर्ती तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ साथ उत्कृष्ट कक्षा निर्माण हेतु भावी सुनियोजन की आवश्यकता भी है। अतः निम्नलिखित बिंदुओं को नूतन नीति निर्माण में समावेशित किया जा सकता है। फिर देखिए, आरटीआई एक्ट 2009 का पालन पूर्ण निष्ठा तथा ईमानदारी से किया जाए। छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि होता है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु अभिप्रेरित किया जाए। शिक्षक नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य हो। विश्वविद्यालय विशेष रूप से साक्षात्कार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में पूर्ण पारदर्शिता का समावेश हो। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के वातावरण का निर्माण हो। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उच्च शिक्षा में खर्च को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध हेतु प्रोत्साहन दिया जा सकता है। फिर आप आगे देखिए, क्या अतः स्पष्ट है कि कक्षा वातावरण से राष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य निर्मित होता है। यद्यपि कुछ चुनौतियां अवश्य विद्यमान होती है जिन्हें एक अवसर की भांति देखना चाहिए। उनमें सुधार करके राष्ट्रीय भविष्य को और अधिक चमत्कृत किया जा सकता है। यदि शिक्षा में गुणवत्ता होगी और राष्ट्र की महानता गुणगान होने की पूर्ण संभावना है। यदि शिक्षा में गुणवत्ता होगी, राष्ट्र की महानता के गुणगान होने की पूर्ण संभावना है। फिर देखिए, यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी लोकतंत्र की आवश्यकता या बोझ। यहाँ जो अच्छी बात का किसानों की अगर यहाँ जो है किसानों की कर्ज माफी, देखिए किसानों की कर्ज माफी लोकतंत्र की आवश्यकता या बोझ। देखिए, तेलंगाना राज्य द्वारा किसानों के कल्याण हेतु शुरू की गई रेतु बंधु योजना एक सराहनीय कदम है। यह योजना अपने आप में पहला प्रयास है जो किसानों को लाभप्रद करने हेतु संभावित है। इसी तरह की योजना उड़ीसा सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानों के लिए कालिया नाम से शुरू की गई है। इसी योजना पर यदि विचार किया जाए तो यह कर्ज माफी का अच्छा विकल्प हो सकती है। अनादिकाल से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही, आज भी है और कल भी रहेगी। भारत अनेक ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल का देश रहा है, किंतु कृषि हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा रही है।
फिर मुख्य धारा रही है। फिर देखिए भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, जो कहीं अधिक उपजाऊ है तो कहीं कम उपजाऊ, कहीं महीन है तो कहीं कंकड़ पत्थर। इसी प्रकार मानसून पर कृषि निर्भरता भारत उत्पादन क्षेत्र को प्रभावित करती है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखे की स्थिति बन जाती है। किंतु आंकड़ों को देखा जाए तो आज भी भारत में कृषि घरेलू उत्पादन का 17% भाग प्रदान करती है, जिसमें देश की 70% आबादी निर्भर है। हाल ही में चुनाव के दौरान कृषि एवं रोजगार संकट ऐसे मुद्दे रहे हैं जो प्रमुख हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने चुनावी एजेंडे में किसानों की समस्याओं को निपटाने हेतु कृषि ऋण की माफी का ऐलान किया जा रहा है, ताकि राजनीतिक लाभ की पूर्ति हो सके। क्योंकि मेरे विचार में कृषि कर्ज माफी एकल रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती। नहीं हो। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से दृष्टिगत करें तो कर्ज माफी अर्थव्यवस्था बोझ की मात्रा को बढ़ा सकता है। तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और मुद्रा बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री गोपीनाथ सहित 13 अर्थशास्त्रियों ने विचार विमर्श किया और कर्ज माफी को उपयुक्त विकल्प मानने से इनकार किया। विदित हो कि भारतीय किसान स्वतंत्रता से पहले भी शोषित था और आज भी शोषित है, क्योंकि कृषि से होने वाली आय से सीमांत किसान भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान काल में फर्क सिर्फ इतना है कि आज किसान स्वतंत्र होकर भी परतंत्र है, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वहीं उपनिवेश काल में वह परतंत्र था किंतु लड़ नहीं सकता था। खुशी है कि एक लोकतांत्रिक देश में हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उल्लेखनीय है कि हमारे अनेक नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि ने परतंत्र भारत में किसानों की समस्याओं को उजागर करके उनके लिए आवाज़ बुलंद की, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। ऐसे ही अनेक छूटपूर्ण आंदोलन भारत में होते रहे और आज भी हो रहे हैं, जबकि आज भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है। किसानों से अब कहाँ वह मुलाकात करते हैं, बस रोज़ नए ख्वाबों की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात कहा कि किसानों से अब कहाँ वह मुलाकात करते हैं, बस रोज़ नए ख्वाबों की बात करते हैं। ध्यातव्य है कि देखिए भारत कृषि की मानसून पर निर्भरता ज़्यादा है और मानसून की अनियमितता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, जिस कारण किसान कर्ज के जाल में फंसता जाता है। दूसरी तरफ उत्पादन हेतु सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि समय पर खरीदने के अनेक किसान साहूकार और महंतों जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेकर ब्याज की बड़ी किस्तों के जाल में फंस जाते हैं। कोई परेशान है सांस बहू के रिश्तों में, किसान परेशान है कर्ज की किस्तों में। बहुत अच्छी बात कहा गया। कोई परेशान है सांस बहू के रिश्तों में, किसान परेशान है कर्ज की किस्तों में। अब देखिए वर्तमान में कर्ज किसानों की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है, जिसमें कुछ किसान औपचारिक वहीं कुछ किसान अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं। एक आम किसान अथवा कम जोत वाला किसान इस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे ऋण लेना पड़ रहा है। कृषि से प्राप्त आय में वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आय का एक भाग तो वह कृषि में ही निवेश कर रहा है। अब के भारत के जनप्रतिनिधि किसानों की समस्या का समाधान खोजने हेतु कर्ज माफी का रास्ता अपना रहे हैं, किंतु क्या ये नहीं जानते कि कर्ज माफी उससे उस किसान को कैसे लाभ मिलेगा जो साहूकार जमींदार जैसे अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि बड़े किसान या कुछ सीमित किसान ही ऐसे हैं जो औपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं। ऐसे में तो कर्ज माफी कुछ फीसदी किसानों हेतु ही लाभ का स्रोत बन सकती है। भारत के किसान अपनी कम आय के चलते अपने परिवार का भरण पोषण भी सही से नहीं कर पा रहे, जिसमें गरीबी, भूखमरी, कुपोषण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो ही रही है। साथ ही किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, जो एक लोकतांत्रिक देश के शर्म की बात है। कृषि से कम आय के चलते आज किसान के बेटे अपने नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर जैसी डिग्रियां लेना पसंद कर रहे हैं, जबकि कृषि के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। फिर आपको देखिए क्या देखा है तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें कृषि उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो कुछ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य होने के बाद भी अपनी लागत तक वसूल नहीं कर पाते। दरअसल इसी कारण खेती घाटे का सौदा बन गई है। भारत में किसानों के पिछड़ेपन एवं कम आय के कई कारण, जिसमें पहला देखिए किसान समस्या के अंतर्गत मानसून पर निर्भरता है, कृषि जोत का छोटा आकार है, लोक लुभावन वादे हैं, फिर आपके कृषि शिक्षा का अभाव है, बाजार का अभाव है, फिर जागरूकता का अभाव है, फिर आपको कर्ज हेतु अनौपचारिक निर्भरता है, फिर उचित मूल्य का नहीं मिलना है, और फिर आपको राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता आपके यहाँ पर है।
देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ की सरकार कर्ज माफी पर बल दे रही है ताकि किसान को न्याय मिल सके। किंतु क्या किसान को मिला यह न्याय? लोकतंत्र की आवश्यकता है, पर इस पर यदि विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि किसानों को कर्ज माफी ज़्यादा जरूरी है कि कृषि व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि कृषि की दशा को सुधारा जा सके और तत्कालीन मिलने वाली राहत दीर्घकाल की खुशहाली बन जाए। इसके लिए किसानों की छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि लाभ बड़े पैमाने पर हो बड़े पैमाने पर हो और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को मजबूत किया जा सके। साथ ही लोकतंत्र के लिए घातक परिणाम से बचा जा सके, क्योंकि भारत की आधी आबादी कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। ऐसे में कर्ज माफी लाभ का नहीं बल्कि घाटे का सौदा बन सकती है। जीडीपी पर भारी गिरावट आएगी, बैंकिंग व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह तो संभावित है कि इससे किसानों को कुछ लाभ मिल सकता है, किंतु कर्ज देने वाली संस्थाओं का भविष्य क्या होगा? क्या सरकार के पास इतनी सुविधाएं हैं कि इन संस्थाओं पर पड़ने वाले बोझ से बचा जा सके? इसके लिए जरूरी है कर्ज माफी के विकल्प खोजना। जैसा कि तेलंगाना एवं उड़ीसा सरकार द्वारा किसानों की नई योजनाएं चलाई जा रही है। ये योजनाएं कर्ज माफी की जगह बेहतर विकल्प। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को अन्य कदम उठाने चाहिए जिससे कृषि एवं किसान दोनों की समस्याओं को कम या समाप्त किया जा सके। देखिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए उनमें नई तकनीक जागरूकता, कृषि शिक्षा, औपचारिक ऋण की समझ, फसलीकरण की समझ, मिट्टी की उर्वरता के लिए निर्देश, डिजिटल सुविधाएं, बीज, उर्वरक जैसी वस्तुओं पर विशेष रियायत, कृषि बाजार का विस्तार, कृषि एवं उससे संबंधित उत्पादों के लिए उचित मूल्य, बिचौलियों की भूमिका समाप्ति पर बल देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया जाए ताकि किसानों को रोजगार के विकल्प मिल सके। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया गया है, जिसके सरकार अनेक लाभप्रद योजनाएं एवं बजट में वित्तीय प्रावधान भी कर रही है, जैसे किसान समृद्धि संपदा योजना, कामधेनु योजना, कृषि सिंचाई परियोजना, फिर बीज उर्वरक सब्सिडी, किसान बीमा योजना, ई मंडी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं डिजिटल सुविधाएं आदि। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया कि 6 महीने के अंदर किसानों को राहत प्रदान कराई जाए। ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकार को साथ मिलकर कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिले और कृषि आय में वृद्धि हो। अंततः कहा जा सकता है कि कर्ज माफी किसानों के तात्कालिक लाभ का परिणाम हो सकती है, दीर्घकालिक नहीं। अंतर कहा जा सकता है कि कर्ज माफी किसानों के तात्कालिक लाभ का परिणाम हो सकती है, दीर्घकालिक नहीं। जबकि भारत को आवश्यकता है किसान एवं कृषि को मजबूत लोकतंत्र का आधार बनाने की, ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित बन सके और भारत के लक्ष्य समावेशी विकास के सपने को साकार करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मूर्त रूप दिया जा सके। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया, क्या उचित पोषण मानव विकास की आधारशिला है। देखिए, उचित पोषण मानव विकास की उचित पोषण जो है मानव विकास की आधारशिला है। अब ये देखिए, ये बात आपको यहाँ पर देखिए, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख आपको निरोगी काया। उपरोक्त कहावत मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्व बयां करती है और एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति उचित पोषण के माध्यम से ही हो सकती है। यदि उचित पोषण की प्राप्ति शरीर को ना हो तो पता ही नहीं चलता कि कब ये सुख जीवन भर के दुख में परिवर्तित हो जाता है और इंसान को वक्त एवं परिस्थितियों को गुलाम बना देता है। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की कामना है तो जीवन में इच्छाओं कामनाओं का खेल शुरू हो जाता है और जीवन एक दुष्चक्र में फंस जाता है। इसके उचित पोषण, अच्छा स्वास्थ्य या कहें कि निरोगी काया तथा मानव विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विषय पर आगे बढ़ने से पूर्व संक्षेप में उचित पोषण एवं मानव विकास को जान लेते हैं। इसके बाद उसके आपसी संबंधों तथा प्रभाव तथा भारत तथा वैश्विक परिदृश्य की स्थिति आदि पर चर्चा करेंगे। उचित पोषण का सीधा अर्थ व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन शारीरिक मानसिक विकास हेतु आवश्यक सभी पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, जिससे कि शरीर एवं मन को पर्याप्त उचित मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। आवश्यक तत्वों विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर आदि के साथ खनिज तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, आयोडीन, स्वच्छ पानी, लवण आदि शामिल होते हैं। फिर आपको आगे देखिए, आपके उचित पोषण को भोजन में दूध, सब्जी, मांस, फल आदि के समुचित अनुपात को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी तत्वों में से किसी कमी या अधिकता उचित पोषण को अनुचित बना देती है। अब बात करते हैं मानव विकास की। वैसे तो मानव विकास को अनेक विद्वानों ने कई इंडेक्सों जैसे कि ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, MPI आदि के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। यदि इसका सीधा सा अर्थ ले तो यह मनुष्य को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाकर
यदि इसका सीधा सा अर्थ ले 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 तो देखिए, मनुष्य को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाकर एक मजबूत मानव के रूप में तैयार करता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशलता, आर्थिक स्तरों आदि पर मजबूत प्रदर्शन करके स्वयं अपने समाज में राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है। अब इस बिंदु पर विचार करते हैं कि कैसे उचित पोषण और मानव विकास जुड़े हुए हैं। और क्यों देखिए, और क्यों उचित पोषण को मानव विकास की आधारशिला माना जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्र में, देखिए सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्र मनुष्य की प्रगति से इसे समझते हैं। शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसलिए कहा भी गया है कि तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है, तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है, तालीम का असर है ऊंचा हमारा सर है, किंतु उचित पोषण किंतु उचित पोषण के अभाव में सभी को शिक्षा का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। किंतु उचित पोषण के अभाव में सभी को शिक्षा का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। एक कुपोषित या अल्पपोषित बच्चे का मन शिक्षा में नहीं लगता है, यह वह शिक्षा से उबने लगता है और इसका परिणाम ड्रॉप आउट के रूप में आता है। भारत में एक अध्ययन के अनुसार करीब 30 और करीब 50% बच्चे आयोडीन कमी से ग्रस्त है और यह उनके सीखने की क्षमता को कुप्रभावित करती है। इसी तरह भारत में आपको प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट अनुपात के 5% है, जबकि उच्च स्तर पर यह करीब 18% है, जिसके उचित पोषण की कमी भी एक कारक के रूप में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इस तरह आर्थिक क्षेत्र में यहाँ जो कहा, इस तरह आर्थिक क्षेत्र में इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके गरिमामय जीवन जीने हेतु अच्छा स्वास्थ्य अति आवश्यक होता है। किंतु उचित पोषण के अभाव में व्यक्ति दुबला पतला, कमजोर या फिर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस तरह वह अच्छी आय के अर्जन के अवसर से वंचित रह जाता है, जिससे उसका संविधान में प्रदत्त गरिमामय जीवन का अधिकार भी बाधित होता है। यह देखिए, उसके लिए एक दिवास्वप्न ही बनकर रह जाता है, बनकर रह जाता है, जबकि अच्छे स्वास्थ्य वालों के सफल होने की अधिक संभावना होती है। देखिए, समाज क्षेत्र में देखें तो पाते कमजोर, दीनहीन, गरीब तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों को समाज बराबर का सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं देता है। उनके साथ आपको अधीनस्थ या अछूत जैसा व्यवहार करता है। यह उनके सामाजिक बहिष्करण को बढ़ाता है। वहीं उचित पोषण युक्त व्यक्ति सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी द्वारा एक गरिमामय जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि प्राप्त करता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में देखें तो अच्छे पोषण युक्त व्यक्ति राष्ट्र के लिए कुशल मानव संसाधन के रूप में सामने आते हैं और वे बोझ की बजाय देश की आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे कि देश वैश्विक स्तर पर विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक महाशक्तियों की कतार में खड़ा होता है। उचित पोषण के माध्यम से व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आर्थिक स्तर आदि पर बेहतर प्रदर्शन करता है। इससे व्यक्ति की समाज में राष्ट्र में भागीदारी बढ़ने से समाज में राष्ट्र की प्रगति होती है। साथ ही शिक्षित मन के माध्यम समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रेम, सहयोग जैसे मूल्यों तथा लैंगिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय आदि की स्थापना होती है। उचित पोषण के अभाव में देखिए यहाँ पर क्या, उचित पोषण के अभाव में अधूरा मानव विकास होता है, जो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अपंगता आदि को बढ़ावा देकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दुष्प्रभावित करता है। साथ ही मानव विकास के अभाव में कई लोग अपराधों के जाल में भी फंसते चले जाते हैं। अब हम एक नज़र भारत की स्थिति डालते हैं और देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। शुरुआती कुछ आंकड़ों से देखिए, गरीबी जो आपको 21.9%, गरीबी जो आपको है भारत में 21.9%, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार आपको है। भूखमरी के शिकार लोग आपको करीब 21 करोड़ लोग हैं और एनीमिया से पीड़ित महिला जो 50% है। कम बॉडी मास वाली जो महिला होती है वो 50, देखिए एनीमिया से पीड़ित महिला 50% और कम बॉडी मास वाली जो महिलाएं हैं वो 34% है। और ठिगने बच्चे जो आपको पूरे विश्व का 37% बच्चा आपको ठिगने हैं। और आपको IMR मतलब शिशु मृत्यु दर जो 34/1000 है, 34/1000 है। और MMR मतलब मातृ मृत्यु दर जो आपको 167 पर लाख में आपको है, 1 लाख में आपको 167 आपको यहाँ पर है। अब उक्त कुछ आंकड़े भारत की नकारात्मक छवि पेश करते हैं, जिससे लगता है कि भारत उचित पोषण सभी को सहज रूप में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लोगों में अशिक्षा, जागरूकता की कमी, विशेषकर माताओं में, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, समुचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अभाव होना, बैड फूड हैबिट्स का पाया जाना जैसे कई कारक हो सकते हैं। यद्यपि भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के मोर्चों पर खूब प्रयास किए हैं और भारत इस प्रयास में सफल भी रहा है, जैसे कि जीवन प्रत्याशा
था, जो कि आपको 1947 में 1947 में मात्र 32 वर्ष थी, अब वह बढ़कर 68 वर्ष हो गई। गरीबी करीब 60 से 65% से कम होकर 21.9% पर आ गई। शिक्षा दर का 12% से बढ़कर 74% होना आदि। देखिए वर्तमान में भी भारत सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सार्वजनिक वितरण योजना, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षण योजना, आयुष्मान भारत, मिड डे मील कार्यक्रम आदि के माध्यम से लोगों को उचित पोषण स्तर को बनाए रखने हेतु प्रयासरत भी है। इस संदर्भ में हमारी स्थिति है कि मीलों हम आ गए हैं, मीलों हमें जाना, हम आ गए हैं। देखिए मीलों हम आ गए हैं, मीलों हमें जाना। उचित पोषण तो मानव विकास का आधारशिला ही है। उचित पोषण तो मानव विकास की आधारशिला ही है। साथ ही समुचित शिक्षा, कौशल, गुणवत्तापूर्ण रोजगार तथा उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं आदि भी मानव विकास की अन्य आधारशिलाएं। इन पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने पर ही संपूर्ण मानव विकास संभव हो पाएगा, अन्यथा मानव विकास अधूरा ही रहेगा। इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सभी नागरिक अपना कर्तव्य समझकर बच्चों को उचित पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएं तथा स्वयं भी अस्वास्थ्यकर खाद्य आदतों से बचे। वहीं सरकार के स्तर पर प्रभावी नीति निर्माण तथा लोगों में जागरूकता का प्रसार करके इसे स्वच्छ भारत मिशन की तरह जन आंदोलन बनाकर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि सभी को उचित पोषण प्राप्त हो सके। देखिए तभी एक मजबूत मानव विकास की आधारशिला के साथ साथ मजबूत और वैश्विक महाशक्ति की आधारशिला भी रखी जा सकेगी, जिससे कि हर भारतीय सच्चे मन से यह कहे कि यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह धर्म भूमि मेरी, यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। अब आगे हम देखें क्या केवल शक्ति और अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते, केवल शक्ति और अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते, केवल शक्ति और अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते। अब आगे हम देखें रोज की तरह रसोई में काम करती माँ से एक दिन मैंने कहा, माँ तुम हमेशा काम करती रहती हो, कभी तो तुम आराम कर लिया करो। तब माँ ने कहा, बेटा मेरे नसीब में आराम कहाँ, मैं तो रात को सोती हूँ, तब भी दिमाग में ये रहता है कि सुबह क्या क्या काम करने हैं। ये बातें सुनकर मुझे तुलसीदास जी द्वारा 5-6 सदी पूर्व कही गई पंक्ति याद आ गई। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। बहुत अच्छी बात का कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, प्राधीन सपने हो सुख नाही। कहीं आज 21वीं सदी में जो सुभेग वर्गों के हितों एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जानी जा रही प्रासंगिक तो नहीं बनी हुई है। तभी दिमाग में आया कि अगर मैं माँ की मदद करूँ तो शायद वो अपने आराम तथा पसंदीदा काम के लिए समय निकाल पाए। इसी तरह की मदद की जरूरत आज महिलाओं को है। ये कहा जाता है कि एक पुरुष को सशक्त बनाने में सिर्फ पुरुष ही कहा जाता है कि एक पुरुष को सशक्त बनाने में सिर्फ वह पुरुष ही आत्मनिर्भर बन सकेगा। वही महिला को सशक्त बनाने से परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर भारत अपनी आधी आबादी महिलाओं को विकास के दौर में शामिल कर ले तो GDP में 1.4% वृद्धि कर सकता है। वैश्विक स्तर पर शक्ति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की मदद जरूरी हो जाती है। क्योंकि वे महिलाएं ही हैं जो त्याग की बात करती है, न कि पुरुषों के समान हिस्से की। इस दिशा में आगे बढ़ने के महिलाओं को अनेक शक्ति और अधिकार प्रदान किए गए। भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का महिलाओं के हित में सरलीकरण किया गया। इन अधिकारों के साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के अनेक कानून बनाए गए। लेकिन यह विडंबना ही मानी जाएगी दहेज निषेध अधिनियम को बने हुए 5 दशक बीत जाने के बावजूद 2016 में दहेज हत्या के 4600 के लगभग मामले दर्ज किए गए। इसी तरह आंकड़े बताते हैं कि भारत में सख्त कानूनों के बावजूद प्रतिदिन 90 बलात्कार की वारदातें होती है। छेड़खानी घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही है। इसी शर्म यह है कि प्रत्येक 10 में से सिर्फ एक वारदात दर्ज की जाती है और दोष सिद्धि की दर 25% है। न्याय की खातिर दर दर भटकती महिलाओं को देखकर यह पंक्ति सटीक बैठती है। न्याय की खातिर दर दर भटकती महिलाओं को देखकर यह पंक्ति सटीक बैठती है। यह कौन है मुंसिफ, कौन पैरोकार, यह क्या देखिए यहाँ कौन है मुंसिफ, यहाँ कौन है मुंसिफ, कौन है पैरोकार, यहाँ कौन है मुंसिफ, कौन पैरोकार, ये क्या जाने, ये भोली भाली महिलाएं इस दुनिया के कारोबार क्या जाने, ये भोली भाली महिलाएं इस दुनिया के कारोबार क्या जाने। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को उत्तराधिकार,
इसमें जो आपको कहा गया था कि महिलाओं को उत्तराधिकार संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिलने के बावजूद आज भी कुल संपत्ति के 1% से कम भाग महिलाओं के पास है। तलाक संबंधी अधिकार मिलने के बावजूद अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। इसी तरह अपनी पसंद का लड़का चुनकर विवाह करने में तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस हेतु प्रयास करने वाले युवाओं को खाप जैसी संस्था सम्मान के नाम पर मौत तक की सजा सुना देती है। ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते किसी ने ठीक ही कहा है, कल तक जो वरदान थे कल तक जो वरदान थे उनके आज वही अभिशाप बने। कल तक जो वरदान थे उनके आज वही अभिशाप बने। अपनी ही बिटिया खातिर उसके ही माँ बाप बने। बस ये बात कहा गया। कल तक जो वरदान थे उनके आज वही अभिशाप बने। अपनी ही बिटिया खातिर उसके ही माँ बाप बने। कल तक जो वरदान थे उनके आज वही अभिशाप बने। अपनी ही बिटिया खातिर उसके ही माँ बाप बने। इस तरह की तमाम घटनाओं और चुनौतियों के चलते सरकार, प्रशासन और न्यायालय द्वारा महिलाओं की मदद हेतु किए जा रहे प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे। इसके चलते महिलाओं को शक्ति और अधिकार प्रदान करने से आगे सोचना चाहिए। इसी दिशा में महिला अधिकारों के पैरोकार अम्बेडकर जी ने कहा है कि वह अधिकार प्रदान करने से भेदभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि समाज की सामाजिक सांस्कृतिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसी तरह के प्रयास महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु किए जाने चाहिए। इस हेतु देखिए आपका इस हेतु आपको पितृ सत्तावादी मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ना होगा। लोगों एवं समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। यह याद दिलाना होगा कि जब महिलाएं ओलंपिक में पदक जीतकर भारत का सिर ऊंचा करती है तो अन्य क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से देखिए महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से प्राथमिक स्तर पर निपटने में कानून की बजाय मानसिकता बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। महिलाओं को सशक्त करना होगा ताकि वे अपने अधिकारों को प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके। विकास के इस दौर में महिलाओं को अनुयायी की बजाय सहभागी के रूप में देखना होगा। महिला सशक्तिकरण में बाधक सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करना होगा। विभिन्न गैर सरकारी संगठन, नारी संगठन, स्वयं सहायता समूह इसकी मदद इस दिशा में कारगर साबित होगी। कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति और अधिकार बाहरी स्तर पर तो कारगर प्रतीत होते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर तक चेतना पर इसे प्रभावी बनाने हेतु पुरुष वर्ग को संवेदनशील बनाना होगा। इस तरह के प्रयासों से महिलाओं की मदद को पूर्णता प्रदान की जा सकेगी, जिससे वह समाज रूपी गरुड़ के पुरुष पंख के समान उड़कर जिससे वह समाज रूपी गरुड़ के पुरुष पंख के समान उड़कर जिससे वह समाज रूपी गरुड़ के पुरुष पंख के समान उड़ान भरकर समाज एवं देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। इस तरह के वातावरण में महिलाएं उस वजूद को प्राप्त करने की दिशा में उन्मुक्त होगी जिसकी समय को भी तलाश है। फिर देखिए भारत में नवाचार, उद्यमिता और अवसर। देखिए भारत में नवाचार, उद्यमिता, अवसर एवं चुनौती। भारत में नवाचार और उद्यमिता, अवसर और चुनौती की बात यहाँ पर की गई है। देखिए एसोचैम द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल श्रम बल का मात्र 4.6% भाग औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त है, जबकि अमेरिका 52%, ब्रिटेन 68%, जर्मनी 75%, जापान 80%, दक्षिण कोरिया 96% में यह हिस्सा बहुत अधिक है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है कि आखिर नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में भारत के पास क्या क्या अवसर हैं, उनमें विद्यमान चुनौतियाँ क्या क्या हैं। क्या हम इसके आधार पर राष्ट्र की सारी चुनौतियां, बुराई एवं कुरीतियों का सामना करके विश्व की प्रमुख शक्ति बन सकेंगे। आखिर क्यों बार बार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता पर इतना बल दिया जा रहा है। उपरोक्त प्रश्नों से जूझते हुए हम किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमें नवाचार तथा उद्यमिता शब्द को स्पष्ट करना चाहिए। नवाचार से तात्पर्य किसी विद्यमान चुनौती के लिए ऐसा समाधान प्रस्तुत करना कि उससे मानव जीवन में सुविधा बढ़ जाए और उनकी राहें आसान हो जाए या कोई विकास समस्या का समाधान प्रस्तुत हो जाए। वहीं उद्यमिता से तात्पर्य व्यक्ति उस कौशल से जिसमें रोजगार की तलाश में न रहकर स्वयं रोजगार प्रदाता बन जाए, अतः पूंजी कौशल तथा श्रम के द्वारा विशाल मात्रा में उत्पादन सेवा गतिविधियों को अंजाम देता है। देखिए दोनों के द्वारा ही समाज में विद्यमान चुनौतियों का समाधान किया जाता है, यथा कृषि, पिछड़ापन, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, निम्न मानवीय जीवन, यातायात एवं संचार सुविधा।
फिर आपको आगे हम देखें कहा कि दोनों के द्वारा ही समाज में विद्यमान चुनौतियों का समाधान किया जाता है। यथा कृषि, पिछड़ापन, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, निम्न मानवीय जीवन, यातायात एवं संचार सुविधा में व्याप्त दोष, पर्यावरणीय अवनमन, जल प्रदूषण, मानव जीवन की गुणवत्ता सुधार, आपातकालीन सेवाओं का विस्तार, अंतरिक्ष तकनीकी का मानवीय दक्षता में उपयोग, राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण हेतु किसी घातक बीमारी का समाधान प्रस्तुत करना आदि। फिर आप देखें क्या कि फिर अगर नवाचार एवं उद्यमिता इतने लाभकारी हैं तो फिर भारत को इसका लाभ उठाने से पीछे नहीं रहना चाहिए। भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के अनुकूल अकुत भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अकुत अवसर विद्यमान है। विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग भारत में बसता है। भारतीय जनसंख्या लगभग 2/3 भाग 35 वर्ष से कम आयु का है। यह आयु वर्ग वर्तमान तथा भविष्य के लिए भविष्य के लिए आपको नवाचार एवं उद्यमिता के आधार का कार्य करेगा। भारतीय युवा वर्ग के सामने नवाचार उद्यमिता के क्षेत्र में उबेर टैक्सी सेवा प्रदाता, मतलब उबेर या उबर जिसको बोलते हैं, टैक्सी सेवा प्रदाता, अन अकेडमी ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता, मिट्टी का फ्रीजर बनाने वाले कलाकार, सॉलिड वेस्ट से ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजीनियरों सहित नसत नदेरा, सुंदर पिचई, इंदिरा नुई, शिव नडार, विशाल सिक्का, अजय सिंह बांगा जैसे सैकड़ों उद्यमियों के नाम है जिन्होंने भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, भारत नेट कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2012, कौशल विकास परिषद, कौशल विकास एजेंसी की स्थापना, कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना आदि प्रयासों द्वारा नवीन वातावरण सृजित किया गया ताकि युवा वर्ग दक्ष कौशल, पूंजी, इंटरनेट एवं उद्यमशीलता द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान IITI जैसे प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संस्थान नवाचार एवं उद्यमिता पर लगातार बल दिया जा रहा है। ज्ञान संगम पर हैकाथॉन का आयोजन, वज्र स्कीम द ब्रेन गेन का प्रयास करना आदि नवीन अवसर सृजित कर रहे हैं। साथ ही सरकार उद्यमिता विकास टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्यों द्वारा भी आपस में सकारात्मक उद्यमिता वातावरण हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जा रही है। भूमि अधिग्रहण कानून बदलाव, श्रम सुधारों की पहल, लाइसेंस पूर्व मंजूरी संबंधी बाधाओं की समाप्ति, बेहतर प्रशासनिक कानूनी सहायता, रेड टेपिज्म की जगह रेड कॉर्पोरेटिज्म आदि प्रयास नवाचार एवं उद्यमिता के लिए भारत में बेहतर वातावरण सृजित कर रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार या नवाचार की जरूरत नहीं होती है। वर्तमान में मानव के सम्मुख अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे असाध बीमारियों का इलाज प्रस्तुत करना, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, अधिशेष कृषि उत्पादन का नष्ट हो जाना जबकि लाखों करोड़ व्यक्तियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, लंबे सड़क जाम के कारण खस्ता हाल यातायात, प्राकृतिक संसाधनों कोयला, पेट्रोलियम, जल एवं वन संसाधन आदि का तीव्र गति से नष्ट होना, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, महिलाओं के खिलाफ आपको बढ़ती अपराध, भ्रष्टाचार तथा कुशासन, आदिवासी सीमांत वृद्धजनों, दिव्यांगों, तृतीय लिंगी, LGBT समुदाय तक विकास के लाभ में नहीं पहुंचना आदि। उपरोक्त सहित अनगिनत अन्य चुनौतियां वास्तविक समाधान के लिए नवाचार और टकटकी लगाए देख रही है। अतः भारतीय समाज को कुशल भारत के साथ साथ न्यू इंडिया, इनोवेटिव इंडिया बनाने का सबसे बेहतर अवसर यही है। फिर भी उपरोक्त बेहतर अवसरों के साथ साथ इस राह में अत्यधिक चुनौतियां भी विद्यमान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक एवं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय चिंतनीय है। इसके अलावा अन्य अध्ययनों रिपोर्टों से भी पता लगता है कि भारत में नवाचार की स्थिति निम्न है तथा उद्यमिता की जगह भारतीय व्यक्ति सरकार या निजी नौकरी तलाश करता है। उपरोक्त मानसिकता को बदलने को इनोवेशन को सामाजिक आंदोलन बनाने की जरूरत है। साथ ही युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण, पूंजी एवं प्रोत्साहन द्वारा उद्यमिता के लिए तैयार किया जाना चाहिए। उपरोक्त मामलों में हम जापान, दक्षिण कोरिया और तथा अमेरिका से सीख सकते हैं। वर्तमान में भी उपरोक्त राष्ट्रों को नवाचार में चुनौती देने की क्षमता है, बस आवश्यकता बेहतर क्रियान्वयन तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की है। देखिए यहाँ पर क्या कि शैक्षणिक क्षेत्र बेहतर आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता, महिलाओं तक शिक्षा, रोजगार एवं कौशल की निम्न पहुंचता, उनके साथ द्वयम दर्जे के बाहर, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, उद्यम स्थापना, प्रशासनिक नीतिगत अवरोध, भूमि आवंटन तथा श्रम कानूनों संबंधित जटिलता भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। विशाल मानव संसाधन को मानव पूंजी परिवर्तित करने के लिए बेहतर एवं गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, गरिमामय जीवन, सामाजिक खुलापन, शोषण रहित एवं भेदभाव मुक्त सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की आवश्यकता होती है। भारत उपरोक्त पैमाने पर लगातार पिछड़ रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, NFHS फॉर सर्वे आदि भारत में निम्न मानव जीवन गुणवत्ता स्वास्थ्य के मानकों पर पिछड़ापन महिलाओं की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। अतः सबसे पहले हमें उपरोक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान विश्व एजिंग मतलब विश्व देखिए एजिंग मतलब आपको वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ना, वर्तमान विश्व एजिंग की समस्या की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात वृद्ध जनसंख्या का अनुपात का बढ़ना एजिंग कहलाता है। वर्तमान विश्व एजिंग की समस्या की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारत लगातार आगामी 2 दशकों तक आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाएगा। अतः हमें अपनी कमजोरियों को पहचान उनका उचित समाधान प्रस्तुत करना होगा। सरकार समाज व्यक्तिगत स्तर पर नवाचार एवं उद्यमिता का एक ऐसा माहौल सृजित करना है। सरकार समाज व्यक्तिगत स्तर पर नवाचार एवं उद्यमिता का एक ऐसा माहौल सृजित करना है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। हमारे समाज की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाले नवाचार सृजित करना होगा, ताकि संपूर्ण विश्व खुशहाल, समृद्ध, शांतियुक्त, समरसतापूर्ण एवं समावेशी हो सके। भविष्य में भारत एक नवाचारी एवं उद्यमी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। भविष्य में भारत एक नवाचारी एवं उद्यमी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। इसके लिए वर्तमान में सृजित अवसरों का बेहतर लाभ उठाना होगा, ताकि समाज का सशक्तिकरण हो तथा हम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सहित मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी शानदार प्रदर्शन कर सकेंगे। दुष्यंत कुमार ने लिखा है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नौ जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बातें तो है। फिर आपको आगे आप देखिए बहुत अच्छी आपको लिखा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नौ जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बातें तो है। अब आगे हम देखिए क्या है, सबसे अच्छे को उम्मीद रखे, सबसे बुरे के त्याग है, जो मिलता है उसका उपयोग करे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है कि सबसे अच्छे को उम्मीद रखे, सबसे बुरे के त्याग है, सबसे अच्छे को उम्मीद रखे, सबसे बुरे के लिए त्याग है, जो मिलता है उसका उपयोग करे। अब यहाँ देखिए क्या इसके बाद आपके यहाँ पर है, देखिए उम्मीद, तैयारी और उपयोग। देखिए उम्मीद, तैयारी और उपयोग उस वाहन के 3 चक्र है। उम्मीद, तैयारी और उपयोग उस वाहन के 3 चक्र है जिसे जीवन कहते हैं। हम रोज़ कुछ होने की उम्मीद करते हैं, हम भविष्य के संजोए गए सपनों की पूर्ति की तैयारी करते हैं तथा रोज़मर्रा के जीवन में जो अवसर हमारे सामने आते हैं उन्हें भुनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 शब्द प्रथम दृष्टया कितने भी दार्शनिक लगे, एक दूसरे से कितने भी दूर प्रतीत हो, परंतु ये तीनों एक ऐसे धागे जुड़े हैं जिसे प्रति व्यक्ति जानना चाहता है, गुजरना चाहता है और जिसे अक्सर सफलता कहानी कह दिया जाता है। सफलता का प्रत्येक उदाहरण, प्रत्येक प्रेरणादायक कहानी जीवन के इन 3 पड़ावों से निश्चित तौर पर गुजरती है। अब हमारे सामने देखिए यहाँ पर क्या कि अब हमारे सामने प्रश्न आता है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए, किसके लिए तैयारी करनी चाहिए और इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान एकमात्र उपहार है जो हमें प्रकृति से मिला है। भविष्य के बारे में हमें कोई अंदाजा भी नहीं है और भूतकाल तो गुजर चुका है। अतः हम तैयारी और उम्मीद के फेर में वर्तमान की बलि ना चढ़ा दे, इस बात का ध्यान हमें सदैव रखना चाहिए। उम्मीद शब्द आशा की ओर इंगित करता है, किसी ऐसी चीज़ को उम्मीद करना, किसी ऐसी चीज़ की आशा जिसकी इच्छा हमारे मन में दबी हो, किसी ऐसे परिवर्तन की आशा जो हमें अपने समाज, देश और विश्व में देखना चाहते हैं। किसी ऐसे परिवर्तन की उम्मीद ही हमें उस परिवर्तन की दिशा में कार्यरत रहने को प्रेरित करती है। किसी ऐसे परिवर्तन की उम्मीद ही हमें उस परिवर्तन की दिशा में कार्यरत रहने को प्रेरित करती है। उम्मीद और आशा, देखिए यहाँ पर उम्मीद और आशा ऐसे जादुई शब्द या यूँ कहें कि ऐसी जादुई अनुभूतियाँ जो सदियों से करती आई है। आशा का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या आशा का सबसे बड़ा परिणाम सकारात्मक ऊर्जा होता है। आशा की अनुभूति हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। बिना सकारात्मक परिणाम की उम्मीद किए किसी कार्य को आगे बढ़ाना था अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य में झोंक पाना लगभग असंभव है। अच्छे भविष्य की उम्मीद ही विद्यार्थियों को असीम मेहनत से पढ़ने की ऊर्जा देती है। अच्छे भविष्य की उम्मीद ही विद्यार्थियों को असीम मेहनत से पढ़ने की ऊर्जा देती है। देश का नाम रोशन करने की उम्मीद ही एक खिलाड़ी को किसी टूर्नामेंट या ओलंपिक की तैयारी में पूरी ऊर्जा झोंकने का हौसला देती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन से आशा की अनुभूति हटा दी जाए तो व्यक्ति एक ऐसे गर्त में चला जाएगा जहां से निकल उबर पाना तथा उबर कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाना अत्यंत दुर्लभ कार्य हो जाएगा।
देखिए आशा की अनुभूति, देखिए यहाँ पर क्या है कि आशा की अनुभूति का ही देखिए यहाँ पर जो खास बात का आशा की अनुभूति का ही चमत्कार है कि हम अपने लक्ष्य को आशा की अनुभूति का ही चमत्कार है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर पहला कदम रखते हैं। प्लेटो ने कहा था कि अच्छी शुरुआत ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की राह का आधा हिस्सा होता है। अच्छी शुरुआत ही हमारे लक्ष्य की अच्छी शुरुआत ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की राह का आधा हिस्सा होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि उम्मीद ही हमें पहले कदम में क्योंकि उम्मीद ही हमें पहले कदम में संपूर्ण ऊर्जा झोंकने के लिए प्रेरित करती है। और निश्चित तौर पर पहला अच्छा कदम हमारी सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं अपनी बात को कुछ उदाहरणों के से सिद्ध करना चाहूँगा। भारत जब अंग्रेजी सत्ता की गुलामी झेल रहा तब कुछ उत्साहित और बुद्धिजीवी लोगों को आज़ादी की उम्मीद की एक किरण दिखी होगी। तभी 19वीं शताब्दी में ही वे इस कार्य की शुरुआत कर पाए और अंत तो गोतबा 1947 में हमें आज़ाद भारत में लाल किले पर तिरंगा फहराने का मौका मिला। इसी तरह अगर अब्राहम लिंकन एक स्वस्थ सही मायनों में जनतांत्रिक अमेरिका का सपना नहीं देखा होता तो शायद आज भी वहाँ की जनसंख्या एक बहुत बड़ा हिस्सा मूल अधिकारों के लिए भी वंचित रहता और शायद अमेरिका इतना प्रगतिशील न होता कि बराक ओबामा जैसा अश्वेत व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाता। अगर खेलों की दुनिया का उदाहरण ले तो दीपा मलिक का नाम ध्यान में आता है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। दीपा मलिक को दोनों पैर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से खोने पड़े थे, तब उन्होंने कुछ कर गुजरने की उम्मीद नहीं खोई और आज वे एक उत्साही और सफल मोटर बाइक चालक के साथ साथ अन्य कई खेलों में नाम कमा चुकी है। आने वाली कई पीढ़ियों की प्रेरणा स्रोत है। अपने सम्मान समारोह उन्होंने स्पष्ट किया था कि धन बल या शारीरिक शक्ति आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपने आशा की देखिए अपने यहाँ जो कहा गया अपने सम्मान समारोह उसने स्पष्ट किया था कि धन बल या शारीरिक शक्ति आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आपने आशा की एक चिंगारी को भी अपने मन में जीत रखा है और इच्छा शक्ति को मरने नहीं दिया है। उम्मीद में ही वह शक्ति है कि आप असाई अक्षमताओं को पार पाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर रह सकते हैं। जीवन की साइकिल के जिन 3 पहियों की बात ऊपर की गई है उनमें आशा के बाद स्थान आता है तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर जाने से पहले आवश्यक है कि हम जान लें कि तैयारी आवश्यक क्यों है और हमें किस स्तर की तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद हमें सकारात्मक ऊर्जा तो प्रदान कर सकती है, लेकिन उम्मीद के दम पर तब तक कुछ भी कार्यान्वित नहीं हो सकता है जब तक हम तैयारी की ओर कदम न बढ़ाएं। जीवन कड़वी सच्चाइयों का सामना तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है और इन कड़वी सच्चाइयों का सामना कर पाने में सक्षम हमें तैयारी ही बनाती है। तैयारी का अर्थ अपने कार्य की राह में आने वाली समस्याओं को पहले ही से ही भाप लेना और उनसे निपटने के उपायों को दुरुस्त रखना ताकि कोई भी कठिनाई हमारे लक्ष्य की संपन्नता में बाधा न बन पाए। देखिए नेपोलियन ने कहा था दुनिया का हर युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है। नेपोलियन ने कहा था दुनिया का हर युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है फिर दुनिया का हर युद्ध। देखिए नेपोलियन ने कहा था दुनिया का हर युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है फिर मैदान में। इसका सीधा सा मतलब है कि हर युद्ध को जीतने में अच्छी योजना का कठिनाइयों के पूर्वानुमान के साथ उनसे निपटने तो सटीक नीतियों की आवश्यकता होती है। साथ में सीमित संसाधन उचित प्रयोग की भी अत्यधिक महत्व है। प्रत्येक मौके को भांप कर उसका पूर्ण लाभ लेने की क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब हमारी तैयारी उस मौके को भुनाने के लिए परिपक्व हो। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्हें बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी उतनी तैयारी सदैव पुख्ता रखनी होगी। उन्होंने बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी अपनी तैयारी सदैव पुख्ता रखी है। उदाहरणार्थ मोहम्मद फराह जो कि यूनाइटेड स्टेट किंगडम की तरफ से दौड़ने वाले एक लंबी दूरी के धावक है के बारे में घटना प्रसिद्ध है। ओलंपिक में दौड़ के दौरान मोहम्मद फराह पैर फंसने के कारण ट्रैक पर गिर गए। एक समय के लिए ऐसा लगने लगा कि उनकी इतने वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया, परंतु उन्होंने बाद में दौड़ जीत ली। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी तैयारी का स्तर इस स्थिति के लिए भी परिपक्व था। उन्होंने उस स्थिति का भी पूर्वानुमान करके इसके लिए तैयारी की थी। देखिए मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि वे उस व्यक्ति से नहीं डरते जो प्रतिदिन हजार पंच प्रैक्टिस करता, बल्कि उस व्यक्ति से अधिक डरते जो एक ही पंच की 1000 बार प्रतिदिन तैयारी करता है। जो एक ही पंच की 1000 बार प्रतिदिन तैयारी करता है, क्योंकि इस स्तर की तैयारी से जो पूर्णता आती है वह किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम है। परंतु सारी तैयारी उम्मीदों के बाद भी जो आज हमारे सामने है वह वर्तमान ही है। जो अवसर आज हमारे सामने है उनका सदुपयोग ही हमारी सफलता की राह सुनिश्चित करता है। और यहीं पर इस साइकिल के तीसरे चक्र की बात आती है जिसे हम सदुपयोग कहते हैं। सदुपयोग का आसान मतलब यही है कि जो भी अवसर हमारे सामने है उन्हें पहचाने और उसे सर्वाधिक परिणाम हासिल करें ताकि हमें बाद में अवसर छूट जाने का दुख न मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी पाएं।
हाँ, सदुपयोग एक कला है देखिए जिसकी पहली शर्त है यह है कि सदुपयोग एक कला है जिसकी पहली शर्त ही यह है कि देखिए सदुपयोग एक कला है जिसकी पहली शर्त ही यह है कि व्यक्ति प्रत्येक चुनौती को एक अवसर की तरह स्वीकारे। यह बात सच है कि स्थितियाँ कितनी विपरीत हो हर स्थिति में एक न एक अवसर निश्चित तौर पर छिपा होता है और जो व्यक्ति इस अवसर को पहचानना जान पड़ जाता है वह सदुपयोग की कला में परिपक्व हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर सफल होता है क्योंकि कोई भी चुनौती ऐसे व्यक्ति को झुकाने में असमर्थ होती है और ऐसे ही व्यक्ति अंत में कई लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। देखिए ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिलता है हिंदी फिल्म चक दे इंडिया में, जहाँ कोच कबीर खान की शक्ति के खिलाफ पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है और बगावत का बिगुल फूंक देती है, परंतु कोच कबीर खान इस चुनौती को एक अवसर की तरफ बढ़ा लेते हैं और इसे टीम में एकता बढ़ाने का प्रयोग करते हैं और अंत ऐसा ही होता है। इस घटना के बाद पूरी टीम एकत्र होकर एक मजबूत टीम के रूप में उभरती है और अंत विश्व कप जीतती है। हालांकि ऊपर बताया गया चक दे इंडिया की कहानी काल्पनिक और इस घटना के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, पर यह घटना बताती है कि कैसे चुनौतियों को अवसरों में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह एक उदाहरण वास्तविक जीवन में अर्थशास्त्री यूनिस खान के रूप में देखने को मिलता है। उन्होंने बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली गरीबी की चुनौती को कुछ बड़ा करने का अवसर के रूप में लिया और ग्रामीण बैंक की स्थापना की। सामाजिक पूंजी के सिद्धांत पर आधारित ग्रामीण बैंक दुनिया में बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रांति साबित हुआ और यूनिस खान ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आमूल परिवर्तन कर दिखाया। ऊपर की सारी वार्ता से यह सिद्ध हो जाता है कि जीवन और सफलता जीवन के दो किनारे हैं। जीवन और सफलता जीवन के दो किनारे हैं जिन्हें आशा, तैयारी और सदुपयोग का पुल आपस में जोड़े रखता है। अच्छे परिणाम की उम्मीद हमें जरूरी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तैयारी हमें उस काम को करने के आवश्यक कौशल देती है और सदुपयोग की कला उस अवसर को अभीष्ट परिणाम में बदल देती है और इस प्रकार ये तीनों मिलकर एक ऐसे जीवन का निर्माण करती है जो दूसरों के आदर्श सिद्ध होता है। सबसे अच्छे को उम्मीद करने, सबसे खराब स्थिति के तैयार रहने उपलब्ध अवसरों का पूर्ण उपयोग करने की नीति का प्रयोग वर्तमान विश्व की कई समस्याओं को सुलझाने में किया जा सकता है। ऐसी एक समस्या है जलवायु परिवर्तन की समस्या। जलवायु परिवर्तन के बारे में बराक ओबामा ने कहा है कि हम ऐसी पहली पीढ़ी हैं जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम झेल रही है और ऐसी अंतिम पीढ़ी जो इसके लिए कुछ कर सकती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की चुनौती को अवसर में बदलने की आवश्यकता है जिसके लिए पर्याप्त सकारात्मक ऊर्जा, तैयारी और सदुपयोग की कला चाहिए। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस आशा की आवश्यकता है कि प्रत्येक देश इस चुनौती से निपटने के लिए साथ आएगा और अपना अधिकतम योगदान देगा। क्लब ऑफ रोम से शुरू हुई यह वार्ता आज पेरिस समझौते तक पहुंच चुकी है जो क्लब ऑफ रोम की इसी आशा के साथ शुरुआत का परिणाम है। इससे निपटने की नीतियाँ पहले से ही बनाना और क्रूर से क्रूर परिस्थितियों के तैयार रहना इस प्रक्रिया का दूसरा कदम है तथा जो भी सहयोग तकनीक विकसित होती है उसका सदुपयोग अंतिम कदम है। फिर आपको आगे देखिए क्या यही नीति दुनिया में आतंकवाद से खतरों से निपटने में भी सहयोगी यही नीति दुनिया में आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने में भी सहयोगी होगी और तभी दुनिया में समानता और न्याय से सिद्धांतों को वास्तविक रूप से अमल में लाया जा सकेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस सिद्धांत पर अमल करके आशा, तैयारी और सदुपयोग का दामन पकड़े रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए ताकि हर परिवार, समाज, देश एवं विश्व खुशहाल, सुरक्षित एवं समृद्ध रह सके ताकि हर परिवार, समाज, देश एवं विश्व खुशहाल, सुरक्षित एवं समृद्ध रह सके। फिर आपको आगे हम कहा गया देखिए कि नारी सशक्तिकरण की मुहिम ने भारतीय नारी को कितना सशक्त किया है। नारी सशक्तिकरण की मुहिम ने, अगर आपको निबंध है आपके यहाँ देखिए क्या इसमें ये आपको नारी सशक्तिकरण की मुहिम ने भारतीय नारी को कितना सशक्त किया है। एक कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। किसी कवि को उपरोक्त पंक्तियां नारी जीवन की दृढ़ता, अदम जिजीविषा एवं संवेदनशीलता को सहज ही प्रस्तुत कर देती है। नारी की स्थिति को समाज की स्थिति का सहज घोतक गांधी एवं विवेकानंद समेत अनेक महापुरुषों ने व्यक्त किया है। आज की नारी अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग है, अपने अस्तित्व को लेकर सदैव संघर्षरत है और जब बात भारतीय नारी की आती है तो यह कथन और भी प्रासंगिक हो उठता है। प्राचीन काल की नारी एक सम्मानजनक स्थान समाज एवं परिवार से में प्राप्त करती रही है। घोषा अपाला जैसी विदुषी महिला अपने तेज बल से नारी बल को स्थापित करती रही है। यद्यपि मध्यकालीन भारतीय नारी अपने संघर्ष में कमजोर दिखाई देती है, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही उनकी चेतना को सदैव विस्तार नहीं मिला है।
देखिए अब परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही उनकी चेतना को विस्तार ही मिला है। 19वीं सदी तो नारी मुक्ति के लिए विशेष उल्लेखनीय मानी जाती है, जबकि सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रगतिशीलता के तत्व भारतीय नारी के जीवन में प्रवेश करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भारतीय नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती रही है। सरोजनी नायडू से लेकर प्रीतिलता वाडेकर तक के विभिन्न संघर्षमय पथ भारतीय नारी के अस्तित्व को आलोकित करते रहे हैं। आज के संदर्भ में देखिए यहाँ पर क्या है कि आज के संदर्भ में नारी सशक्तिकरण एक विशेष मुहिम के तौर पर दिखाई देती है। आज के संदर्भ में नारी सशक्तिकरण एक विशेष मुहिम के तौर पर दिखाई देती है और इस सशक्तिकरण का प्रमुख तत्व है नारी के निर्णय निर्माण में भूमिका। नारी सशक्तिकरण के मूल्यांकन के लिए हमें इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें देखिए नारी के सशक्तिकरण के मूल्यांकन के लिए हमें इस तथ्य को ध्यान में रखकर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करना होगा। सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में नारी की भूमिका बढ़ी और सुधरी भी। आज महिला आंदोलनरत होकर सामाजिक समानता को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास कर रही है। भूमाता ब्रिगेड और भारतीय मुस्लिम महिला संगठन जैसे भारतीय संस्थानों ने मंदिरों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश के संवैधानिक अधिकारों का सफल नेतृत्व किया है। आज परिवार का स्तर महिलाओं के निर्णय निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। बढ़ता शैक्षिक स्तर उन्हें स्वयं के अधिकारों के प्रति सजग बना रहा है। अब वे हिंसा झेलने का अभिशप्त नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा प्रतिशत अधिनियम का भी प्रयोग कर रही है। आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं का श्रम बल में प्रतिशत बढ़ा हुए शिक्षा उच्च आयामों के साथ उच्च पदों पर आसीन हो रही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा नूई, किरण मजूमदार सौ जैसे कुछ उदाहरण सिद्ध करते हुए महिलाओं ने पुरुषों के परंपरागत क्षेत्र में जोरदार प्रवेश एवं प्रदर्शन किया है। फिर देखिए यहाँ पर राजनीतिक संदर्भ में महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि हुई है। राजनीतिक संदर्भ में महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि हुई है। पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था ने उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, जयललिता, मायावती समेत अनेक राजनीतिक कुशल महिलाएं भारतीय राजनीति को नई दिशा दे रही है। सांस्कृतिक आयामों पर गौर करें तो भारतीय समाज नारी को या तो देवी का दर्जा दे दिया है या फिर विभिन्न बंधनों के माध्यम से उसे दासी बना दिया है। परंतु आज नारी को सहचरी के रूप में समझने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह समानता का भाग नारी के सांस्कृतिक सशक्तिकरण को व्यक्त करता है। यद्यपि उपरोक्त विश्लेषण के बावजूद वस्तुस्थिति यह है कि नारी सशक्तिकरण के सम्मुख गंभीर चुनौतियां विद्यमान है। आज भी परिवारों में कन्या भ्रूण हत्या जारी है। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 4 मिनट को कोई विवाहिता दहेज की वेदी पर चढ़ा दी जाती है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध यथा पारिवारिक हिंसा, बलात्कार, छेड़छाड़, पीछा करना में वर्ष दर वर्ष वृद्धि ही देखी जा रही है। आज का उपभोक्तावादी समाज नारी की वस्तुकरण का आनंद उठा रहा है। आज भी देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में ग्लास सीलिंग अर्थात महिलाओं को उच्च पदों तक न पहुंचने देना, वेतन के साथ भेदभाव, उनकी क्षमता को कम आंकने जैसी मनोवृत्ति विद्वान है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को कमतर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साथ उपलब्ध कराना एवं लड़की तो बोझ है, इसको दूसरे के घर जाना है जैसी मानसिकता से भारतीय समाज उबर नहीं पाया है। राजनीतिक संदर्भ में पंचायत का आरक्षण जहां प्रधानमंत्री की अवधारणा को लेकर आया है, तो वहीं संसद का स्तर पर 33% आरक्षण का मुद्दा तो वर्षों से लटका है। आज आवश्यकता देखिए यहाँ पर क्या कि आज आवश्यकता है कि सरकार, समाज एवं नारी जगत स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रखकर समाज एवं नारी जगत स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रखकर नारी सशक्तिकरण। देखिए आज आवश्यकता है कि सरकार, समाज एवं नारी जगत स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रखकर नारी सशक्तिकरण का सम्मिलित प्रयास करे। नारी आंदोलन को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों में नेतृत्व करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस दिशा में सही कदम है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार सभी स्तर पर नारी के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर जो कहा कहीं भी अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। ये बात अब हम देखिए इसको